हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट एसएसटी की डेली क्लास जो है 1 बजे होती है। टाइम में चेंज किया है, ठीक है। जो पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता रही हूँ। बाकी आज जो है हमारी क्लास 7 की हिस्ट्री, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो आज जो है हमको इसके बारे में पढ़ना है और ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे ना, आपको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। तो मैं हाईलाइट करके लेकर आई हूँ। अच्छा, कुछ दिनों से पीडीएफ नहीं गया है, 1-2 दिन से ही, तो वो मैं आज कोशिश करूंगी कि सारी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे भेज दूँ। तो टेलीग्राम का लिंक कॉमेंट सेक्शन मिलेगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, आज की क्लास में अगर आप यहाँ पर देखें, और जिसने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर करते रहें ताकि मोटिवेशन बना रहे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। जिसने नहीं देखा है वो जरूर क्लासेस देखो, क्योंकि 1 बाय 1 अगर आप नहीं देखेंगे ना तो बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। प्लेलिस्ट भी मैंने आप बनाया ही है। कावेरी डेल्टा, बड़े राज के केंद्र आपने देखा ही होगा, हमने पढ़ा हुआ है। तो आखिर में जो है ना, जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो, इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो दिल्ली, यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है कि 12वीं से 15वीं शताब्दी, और ये जो है महत्वपूर्ण शहर बना है 12वीं शताब्दी में ही बना है। तो चलिए अब यहाँ से हमारा 1 बाय 1 स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो जो पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। ठीक है, तालिका 1 पर नजर डालने के लिए बोल रहा है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी इसके बारे में डिटेल में चीजें समझ में आएगी जब थोड़ा सा और नीचे पढ़ेंगे। तो तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली जो है किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तो याद रखिएगा कि तोमरों को अजमेर के चौहानों ने क्या किया था, परास्त किया था। प्रश्न पूछता भी है कि किसने जो है तोमरों को हराया था, युद्ध में परास्त किया था, तो वो थे चाहमान, जिसे हम क्या बोलते हैं, चौहान भी। ठीक है, तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो अब याद रखना कि दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है किसके राजकाल में बना है, तो तोमर और चौहान। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जो है जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, और यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो कि काफी प्रचलन में थे। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि दिल्ली जो है एक तरीके से वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत ही रिच जो है जैन रहते थे, जो लोग मंदिर का निर्माण करवाते थे यहीं पर दिल्ली में ही, और यहीं पर जो है आपका देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले गए, जो कि काफी उस समय प्रचलन में था। फिर आप यहाँ पर देखिए, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है, दिल्ली की स्थापना कब हुई है, 13वीं सदी के आरंभ में, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। ठीक है, जैसे ही स्थापना होती है तो दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका कंट्रोल जो है उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला। ठीक है, वंशों की पहचान करना है जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। आगे देखेंगे कि किस किस वंश की वजह से। देखिए यहाँ पर, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। ठीक है, जैसे कि दिल्ली एक कोहना हो गया, सीरी और जहापनाह। तो वही यहाँ पर बोल रहा है पहचानने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, दिल्ली कुन्ना हो गया, सीरी हो गया, जहापनाह हो गया। तो ये जो 3 है, इसीलिए बोल रहा था कि मैप पर आप देखो। तो इसने क्या किया है इन लोगों ने कि सुल्तानों ने यहाँ पर अलग अलग नगर बसाए हैं। ये लोग सीरी हो गए, जहापनाह हो गए, दिल्ली या कोहना। तो जिस इलाके को हम लोग आज दिल्ली के नाम से जानते हैं ना, इन लोगों ने यहाँ पर अलग अलग नगर बसाए। नाम भी आपको यहाँ पर आपने मैप में भी देख लिया। अब ये दिल्ली के कुछ शासक रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इस चार्ट को देख लीजिएगा। वैसे तो सीटेट में ना ज़्यादा डेट वेट तो पूछता नहीं है, डिटेल में ही पूछता है, बट आप फिर भी देख लीजिएगा कि 12वीं सदी के आरंभ में जो है तोमर का था, तोमर वंश का था, जिस अनंगपाल का था। उसके बाद से आपको पता ही है चौहान, पृथ्वीराज चौहान। फिर तुर्की शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक आए, उसके बाद से इल्तुतमिश, रजिया, देन गयासुद्दीन बलबन। तो ये क्रोनोलॉजी में आपको याद करने में आसानी होगी। ये सब क्या है, ये दिल्ली के शासक हैं। इसके बाद से खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में कौन बनते हैं, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो है जलालुद्दीन को मारकर इनकी जो है कुर्सी को हथिया लेता है। उसके बाद से आपका तुगलक वंश आता है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश में आते हैं खिज्र खां। तो ये कम से कम आप याद रखें, डेट नहीं याद है तो
ये तो याद ही रखो कि किसके बाद से कौन सा वंश आता है। सैयद के बाद से लोदी वंश आता है जिसके संस्थापक हैं, कई बार पूछा गया है लोदी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोदी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि दिल्ली में तोमर के बाद आते हैं चौहान, फिर तुर्की शासक में तुर्कियों का तो ये पूरा नाम आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, गैसुद्दीन बलबल। इसके बाद से आपका आएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद से तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद का लोदी। और ये मैंने आपको याद भी करवाया था, खिलजी, KTSL, KTSL। तो खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। और सबके अंदर मतलब तुगलक वंश में कौन कौन बने हैं शासक, ये भी आपको याद रखना है। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। तो ये याद करने वाला था, ठीक है। थोड़ा बहुत आप डेट पे देख लीजिएगा ध्यान से, बट ये तो आपको याद रखना है को भी एक क्रम में, क्योंकि बार बार क्रोनोलॉजी जो है उसमें लगाने के लिए आता है सीटेट में, ठीक है। अच्छा, बीपीएससी वाले पूछते हैं तो 5 बजे बीपीएससी की क्लास है, यहाँ पर बता देती हूँ। सुल्तानों के अधीन दिल्ली, इतिहास, तारीख एक वचन में और त्वारीख बहुवचन में बोलते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं ना तारीख, कुछ लोग बोलते हैं त्वारीख। तो इतिहास है, इतिहास तारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो ये जो इतिहास है, ये जो इतिहास है ये क्या है, एक त्वारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा किस में लिखा गया है, फारसी में। तो ध्यान रखिएगा, फारसी में लिखा गया है। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे जो है न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में ना ये इतिहास वाला पूछा गया है कि किस भाषा में लिखा गया है, तो फारसी में। और ये भी याद रखना है कि जिसके जो लेखक हैं, प्रशासक, कवि, ये लोग क्या करते थे, बहुत ही पढ़े लिखे होते थे और घटनाओं का वर्णन करेंगे और फिर ये सलाह भी देंगे, ठीक है। न्याय संगत शासन के महत्व पर भी ये काफ़ी बल देते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर चलिए, बाकी इस वाले में तो कुछ नहीं है, इसमें कहानी ही लिखा गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। 13वीं सदी के इतिहासकार मुदबिर ने लिखा हुआ है, ठीक है, कि राजा का काम जो है सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है और सैनिक जो है वेतन के बिना नहीं जी सकते हैं। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो हैप्पी होंगे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब राजा ईमानदार हो और न्याय जो है न्याय करता हो। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ये है कि त्वारीख के लेखक जो है नगर में रहते थे और ये जो है एकदम डिक्टो स्टेटमेंट में पूछा हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखना है पहला कि त्वारीख के लेखक नगर में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। गांव में शायद ही कभी रहते हों, तो ये तो कभी मत ऑप्शन में आता है कि क्या त्वारीख के लेखक गांव में रहते थे कि शहर में। याद रखना शहर में। दूसरा है कि वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ऐसे ही नहीं कि चलो भैया हमारा बहुत शौक है, नहीं, इनको गिफ्ट चाहिए, इनको पैसे चाहिए होते थे, तो इसीलिए ये लोग लिखते थे इतिहास सुल्तानों के लिए। तीसरा जो है ना, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो ये लेखक एक ये भी काम करते थे कि ये क्या कहेंगे कि जो भी शासक है कि उनको ना जन्मसिद्ध अधिकार। अब जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब क्या होता है और लिंग भेद, वो यहाँ पर आप समझ सकते हो। ये देखिए, जैसे कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। मतलब कि कोई राजा के घर में पैदा हुआ है तो वो राजा ही बनेगा, आप समझ सकते हो, क्योंकि इनको कुछ खास जो है परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार इनको विरासत में मिल गया है। और दूसरा ना, ये लिंग भेद, इसलिए इस चीज को लोग नहीं मानते थे बहुत सारे लोग, क्योंकि ये तो गलत है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको विरासत में मिला है। दूसरा लिंग भेद, इससे भी लोग सहमत नहीं थे। इसका मतलब ये है कि स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, मतलब अंतर दिखा दिया। स्त्री और पुरुष जो है अलग हैं, ऑब्वियस हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, बट हमारा माइंड, ब्रेन, जो मन है वो तो अलग नहीं है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष जो है वो स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते थे, मतलब उनकी बॉडी है तो वो ज़्यादा महान हो गए। तो ये सब लिखते थे। तो इस वजह से ना इनके विचारों से सब लोग सहमत नहीं होते थे, क्योंकि ये क्या बोलता था कि हमको जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर एक आदर्श समाज व्यवस्था बनानी चाहिए,
ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा और पुरुष जो है ज़्यादा अच्छे हैं महिलाओं से, इस वजह से लोग सहमत नहीं होते थे। ये भी तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिल्ली शासक में भी हमने देखा इल्तुतमिश के कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, तो यहाँ से स्टार्ट है। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है सिंहासन पर बैठी, और ये प्रश्न पूछा है रजिया किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की है। उस युग के इतिहासकार मिनाहे सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये तो मान्यता ही थी लोगों की कि स्त्री और जो है पुरुष है वो दोनों अलग हैं सामाजिक और शरीर रचना में, तो स्त्री तो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती है ना। इस वजह से ये लोग मान्यता नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। सोचिए, और ये प्रश्न पूछा है कि मिनाहे सिराज ने क्या स्वीकार किया है, तो ये पूरी की पूरी लाइन आपके स्टेटमेंट में लिखी हुई थी कि क्या ये सही है या गलत है। तो आपको याद रखना है कि रजिया जो है वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। 1236 में सिंहासन पर बैठती है, बट 1240 में उसको सिंहासन से हटा दिया जाता है। और जो ये मिनाहे सिराज का नाम पूछता है, मिनाहे सिराज ने स्वीकार किया कि भले से वो अपने भाइयों से ज़्यादा योग्य है, ज़्यादा कैपेबल है, फिर भी वो एक रानी के रूप में नहीं शोभा दे रही है। ठीक है, और उसके आसपास के लोग भी इससे प्रसन्न नहीं थे। तो ये भी डायरेक्टली लाइन पूछा हुआ है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रजिया के बारे में मिनाहे सिराज का विचार मिनाहे सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, मतलब स्त्री जो है वो पुरुष के कंट्रोल में होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में ये सारे लाइन पूछते हैं। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। तो ये प्रश्न पूछा है कि काकतीय वंश का राज्य कहाँ पर था? तो वारंगल क्षेत्र में, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और इल्तुतमिश की बेटी थी, ये लाइन भी याद रखना है। इसने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया है। किसने? रजिया ने। ठीक है, उस वंश की जो रानी थी रुद्रमा देवी, काकतीय वंश की, के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और बार बार पता है क्या आता है? रुद्रमा की जगह पे ये जो रुद्रमा है ना, इसके जगह पर लिख कर आ जाता है रजिया। एग्जामिनर भी तो चालाक है, वो लिख देगा रजिया और लिखता है कि रजिया सुल्तान ने ना ऐसा लिखवाया है कि वो जो है पुरुषों जैसा लिखवाकर एक भ्रम पैदा किया है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। ये रजिया ने नहीं किया है, ये किसने किया है? रुद्रमा ने। और ये लाइन पूछी गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट था और इसने क्या किया? अपने खुद के अभिलेख में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्ददा, उनका नाम दीदी से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को बहुत ही प्यार से ये संबोधन दिया है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, रुद्रमा देवी का भी, और रजिया ने केवल सिक्कों पर लिखवाया है, कोई भ्रम पैदा नहीं किया है। क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा तो आपको उस स्टेटमेंट को गलत करना है। भ्रम किया है रुद्रमा ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कैसे होता था? तो चलो देखते हैं अब खिलजी और तुगलक का। देखो, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासक की जरूरत होती थी जिस पर भरोसा किया जा सके। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश जिसकी बेटी थी रजिया, सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामे को, मतलब जो गुलाम होते थे उनको सूबेदार नियुक्त करना ये लोग ज्यादा पसंद करते थे। और इन गुलामों को फारसी में कहते थे बंदगा। तो याद रखना, बंदगा का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है फारसी में। और तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज के ना बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बहुत पहले तो उनकी ट्रेनिंग ही होती थी बहुत ही सावधानी से। वे चूंकि पूरी तरीके से अपने मालिक पर डिपेंड होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकता था। ठीक है, इनकी तो नियुक्ति ही होती थी, ट्रेनिंग भी होती थी। और ये भी आप पढ़ सकते हो, बेटों से बढ़कर गुलाम होते हैं। सुल्तानों को सलाह दी जाती है जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया, हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तथा पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम तो बेटे से भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि गुलाम जो है ना डिपेंड होते हैं, फिर वो ज्यादा ध्यान रखते हैं। यही सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये लोग इस वजह से अपने गुलाम पर काफी डिपेंड होते थे।
और ये इस पे भरोसा भी कर सकते थे। आश्रित का मतलब ही होता है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, मतलब डिपेंड हो। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, और याद रखना ये बंदगा का यूज कौन करता था? खिलजी और तुगलक। और साथ ही ना अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। तो जिन लोगों को भी ये आश्रित जो निम्न वर्ग के लोग हैं ना, इनको ये सेनापति और सूबेदार का पद देते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो गुलाम था, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और जो संरक्षक थे इसके प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। केवल ये लोग किसके प्रति रहेंगे? अपने मालिक, उत्तराधिकार के लिए नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराहट भी शुरू होती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण जो उच्च वर्ग के कई लोग हैं उनको गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी त्वारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। भाई ये तो करेंगे ही, यही तो वो लोग हैं जो चाहेंगे कि महिला नहीं, एक पुरुष और एक जन्मसिद्ध अधिकार, यही दो चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। तो ये लोग, इनको पसंद नहीं आता था कि कैसे नीचे वाला जो है वो ऊंचे पद पर बैठा है। तो इन लोगों ने क्या किया? दिल्ली के सुल्तान को काफी क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जो सुल्तान थे वो निचले वर्ग को भी एक अच्छा खासा पद देते थे। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, पोस्ट, ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ठीक है, तो तारीख लोगों ने क्या किया? इनको क्रिटिसाइज किया है। इसके बाद से आप देख सकते हो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मा नामक कलाल, मतलब शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाज नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों के ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। इसने, तुगलक ने इन लोगों को एक बहुत बड़ा पोस्ट दिया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियादुन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में दिया है। जियादुन बर्नी ने बोला कि ये इनका खुद का जो विवेक है वो नष्ट हो चुका था और शासन करने की इनके अंदर क्षमता ही नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने इन लोगों को एक बड़े पोस्ट पर बिठाया। ठीक है, आगे देखिए, यहां से देखिए स्टोरी के थ्रू समझें, क्योंकि आपको ना एसएसटी जो सीटेड पूछेगा वो वन लाइनर रटने वाला नहीं है, तो मैं बता दूंगी ये रट लो ये रट लो, नहीं, लाइन बाय लाइन वो स्टेटमेंट पूछता है। पहले वाले सुल्तानों की ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया है। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, और यही प्रश्न पूछा था, इक्ता क्या है? तो इक्ता क्या है? जो भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में जो नियुक्त किए गए थे। ठीक है ना, जो पहले वाला सुल्तान था उसी की जैसे खिलजी और तुगलक शासकों ने भी क्या किया था? सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार, मतलब मान लो मेरे पास 4-5 हैं इलाके, तो मैं वहां पे क्या करूंगी? सूबेदार के रूप में लोगों को नियुक्त कर दूंगी। तो ये जो इलाके हैं, जो मेरे इलाके हैं, वो क्या कहलाएंगे? इक्ता कहलाएंगे। और इन्हें संभालने वाला अधिकारी कहलाएगा इक्तदार या मुक्ति। तो दो चीजें याद रखो, जो इलाके होंगे सेना नायकों के वो कहलाएगा इक्ता, और जो इसको संभालेगा उस अधिकारी को बोलूंगी मैं इक्तदार। ठीक है, बोलूंगी भाई इक्तदार कौन है? मेरे इलाके का, मतलब इक्ता है। ठीक है, या फिर इसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अब मान लो भाई इलाके हैं, तो वहां पर ये जो मेरा इक्तदार है वो क्या करेगा? वहां पर कानून व्यवस्था भी तो उसको बनाना पड़ेगा, और सैनिक अभियानों का नेतृत्व भी करेगा ये। तो ये सारे इनके काम याद रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूली करेगा। सैलरी कहाँ से लेगा? वहीं अपने इलाकों से क्या करेगा? ये टैक्स वहां से वसूलेगा। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देगा। मुक्ति जो है लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद जो है ना वो वंश परंपरा से ना चले, और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। अच्छा, ये चीज़ भी अच्छी थी। अब मान लीजिए अगर जनरेशन टू जनरेशन चलेगा तो फिर वही लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर वो सबसे पहले तो टैक्स लेगा वहीं से, अपने इलाके से, जिसे हम इक्ता बोलते हैं, और फिर अपने सैनिक और खुद का खर्चा पानी चला। फिर ये जो मुक्ति है, मुक्ति याद रखिएगा, मुक्ति को ही बोलते हैं इक्तदार। ये लाइन मैंने यहाँ पर बताई है। लोगों पर कंट्रोल करने का ये सबसे एक इफेक्टिव वे देखा गया, क्योंकि जो इनका पद था ना वो वंश परंपरा से नहीं चल रहा था। थोड़े थोड़े देर के लिए यहाँ पर लोगों को बनाया जाएगा, जिसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
इससे क्या होगा कि कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं ये यहाँ का मालिक हूँ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति जो है लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। ऐसा नहीं है कि मुक्ति जो है जो टैक्स इकट्ठा कर रहा है इसका हिसाब भी लेने के लिए ना एक लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ये नहीं कि अपने मन मर्जी जो है ज्यादा से ज्यादा सैनिक रखो, टैक्स वसूलो। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने पर बाध्य कर दिया कि तुम्हें झुक के रहना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और उस समय 3 तरीके के कर थे। तो ये वाली पूरी लाइन आपको याद रखना है, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड पूछता है कि उनके शासन काल में किस तरीके से राजस्व जो है वसूला जाता था। तो ये जो भू राजस्व के निर्धारण और जो वसूली का काम है ना, इसको राज्य क्या किया, अपने ही कंट्रोल में ले लिया कि हम अब इसको चलाएंगे। ठीक है। और स्थानीय सामंतों से भी कर लगाने का जो अधिकार था ना वो भी छीन लिया गया, क्योंकि पहले तो वो लगाते थे। फिर क्या किया, बल्कि क्या किया, स्वयं उनको भी बोल दिया कि भाई अब तुम भी कर चुकाओ, सामंत को भी बोल दिया। ठीक है। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार जो है राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में नौकरी करने लगे। अच्छा, 3 तरीके का टैक्स था खिलजी के समय में, तो ये देख लीजिए। पहला तो ये था कृषि पर था, जिसे कहते हैं खराज, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। ये जो लाइन है ना 1 by 1 याद रखना है कि पहला टैक्स था कृषि पे, जिसको खराज कहते हैं, और ये किसान की उपज का 50%। दूसरा मवेशियों पर था, मतलब जो भी जानवर थे उन पे, और तीसरा था घरों पे। याद रखना है। यह याद रखना जरूरी है कि उस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से भी बाहर था। ठीक है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि जो गंगा का मैदानी इलाके हैं ना, वहाँ पर घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, बट वो कुछ समय तक रहता था, फिर से वो राज्य जो है स्वतंत्र हो जाता था। ठीक है। तो ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड है। बाकी यहाँ पर चंगेज खान का देखते हैं। अब देखो, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना, मतलब जिसे बोलते हैं आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा जो है झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। तो याद रखना, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने जो है कब उस पर हमला किया था, तो 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, जो कि आज का हमारा उज्बेकिस्तान है ना, इस पर। ठीक है। फिर उसके बाद से शीघ्र ही दिल्ली सल्तनत को भी उसका धावा झेलना पड़ा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। बाकी 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में क्या होता है वो देखते हैं। उसके बाद से तुगलक वंश के बाद से 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्रम बताए थे ना, वो इसीलिए ताकि आपको समझ में आए कि खिलजी, तुगलक, उसके बाद से सैयद, लोदी, इनका राज रहा 1526। ठीक है। तुगलक वंश के बाद उसके बाद से इसमें क्या है, तब तक जो जौनपुर है, बंगाल है, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे और उनकी राजधानी भी काफ़ी जो है अमीर हो गए थे वो, और राज्य फल फूल रहा था। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे कि आपको ये लाइन याद रखना है। और ईयर भी शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। किसने? शेरशाह सूर ने। और आगे चलकर उसे इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती देकर हरा दिया। और यह प्रश्न पूछता भी है ना कि शेरशाह सूर ने किसको हराया था, तो किसको हराया था? हुमायूं को। ठीक है,
याद रखिएगा। 1530 से 40, फिर 1555 से 1556 तक। तो शेर शाह ने किसको हराया? हुमायूं को। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राज्य से स्थापित कर लिया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक शासन किया। ये जो शेर शाह सूर है ना, इसने केवल 15 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया, मतलब बहुत अच्छा बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। और प्रश्न यही पूछता है, क्योंकि इनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी ना शेर शाह सूर के समय, वो काफी अच्छी थी, इसीलिए अकबर ने भी क्या किया? शेर शाह सूर के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। प्रश्न पूछता है कि अकबर ने किसके प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था? तो शेर शाह सूर। ठीक है, तो ये जो है हमने अभी, तो ये चैप्टर काफी लेंदी है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ इक्ता क्या है? जो भी सैनिकों के लिए जो इलाके नियुक्त किए गए थे वो इक्ता है, और जो वहां के अधिकारी नियुक्त किए गए उन इलाकों को हम इक्ता कहते हैं और अधिकारियों को इक्तदार। ठीक है, अब ये तो मुझे तो पता है, आप सभी से प्रश्न मैं पूछूंगी, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो दिल्ली में पहल किसकी राजधानी स्थापित की गई? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी था। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? इतने सारे आपने पढ़ा, तुगलक पढ़ा, खिलजी, सैयद, लोदी। आप मुझे बताओ किसके काल में जो है सबसे अधिक विस्तार हुआ था? इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी के तो सारे लेंदी वाले हैं, शॉर्ट में वही क्वेश्चन आंसर है बस। और ये हमारा जो है चैप्टर जो था ना दिल्ली, ये वाला भी, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी तो आपने बस इतना ही पढ़ा है, इसके आगे चलकर और भी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि आज आपने क्या क्या पढ़ लिया है, देखिए थोड़ा सा हमने चौहान के बारे में पढ़ा है, और हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा कि ये इसकी बेटी थी, और अभी तो अपने बलबन के बारे में नहीं पढ़ा। फिर आपने खिलजी के बारे में पढ़ा, हमने तुगलक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सैयद और लोदी के बारे में पढ़ा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं। बाकी आपको ये क्रम याद रखना, अपने कॉपी में नोट करके लिख लेना। तो ये आज की क्लास थी। आपको क्लास की आज की कैसी लगी? और यहाँ से ना 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, 3 से 4 प्रश्न सोचिए, वो भी डिटेल में। एक तो इक्ता वाला पूछा, तारीख वाला पूछा, और अकबर ने किसके प्रशासन को जो है अपनाया था, प्रशासनिक व्यवस्था, शेर शाह सूर हो गया। खिलजी का पूछा है, रजिया का पूछा है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में पुरुष नाम लिखवाकर भ्रम, पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। तो ये 4-5 क्वेश्चन तो मैं आपको डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि हर बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा। आप भरोसा करके याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन है ना, मैंने उसको मल्टीपल टाइम एनालिसिस किया है, तभी मैं आपको बोलती हूँ। तो प्लीज़ इस एक मेहनत के लिए 500 लाइक्स आज तो करवा ही दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।